चलो, तो मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, टॉपिक है। अ, ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीजें ही हैं इसके अंदर, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, और बड़ी स्टैंडर्ड सी चीजें हैं, बहुत इजी सी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, मैथ्स में जितने भी टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, एक्सक्लामेटरी हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया, राइट, जिसको हम इम्पेरेटिव भी बोलते हैं, है ना। तो ये जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो चीजों को डिक्लेयर करता है, राइट। बाकी सारे के सारे कोई चीजों को डिक्लेयर नहीं करते, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, क्वेश्चन मार्क पुट करता है, राइट, एक ऑर्डर देता है। तो डिक्लेरेशन सेंटेंस जो होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट, वो चीजों को डिक्लेयर करता है। अब जो चीजों को डिक्लेयर कर रहे हैं, या तो वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। अब कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू या तो फॉल्स साथ में नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले लाइन पढ़ो जरा, हमने क्या लिखी है यहाँ पे। A sentence which is either true or false but cannot be both at the same time are called a statement। तो मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट किस सेंटेंस को हम बोलेंगे? बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, जिसको हम एक ट्रुथ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है ना, दोनों नहीं हो सकता वो साथ में। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और ये क्लियर है हमें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसी को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस विच इज exclamatory or a wish or an imperative or an interrogative cannot be statement। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते, ये तो क्लियर ही है, राइट, क्योंकि ये किसी भी चीज को डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है ना, तो इसलिए इनको स्टेटमेंट नहीं। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ डेक्लरेटिव सेंटेंस जो आता है, सिर्फ उसी को हम स्टेटमेंट का नाम देंगे। अदरवाइज और किसी चीज को मैथमेटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, सिर्फ डेक्लरेटिव सेंटेंस को ही मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। तो उसको सबसे पहले हमने बोल दिया कि ये उनको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो जरा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो, हमारा काम ये देखना नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट, बट उसके अकॉर्डिंगली, मैथमेटिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंगली, राइट, जो भी चीज गिवन है अपने को, राइट, पहली बात तो मैथमेटिकली एनालाइज करने के लायक होनी चाहिए, मतलब वो डेक्लरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, राइट। अब वो हो सकता है कि जो गिवन चीज है वो तीन चार चीजों को कॉम्बिनेशन है, तो ओवरऑल एनालिसिस करनी है हमें, रेदर देन की छोटे छोटे पार्ट की मैं एनालिसिस करूं बैठ के। ठीक है ना, अच्छा, 3+2 = 6, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स है। थर्ड, व्हाट आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो इसको स्टेटमेंट ही नहीं बोलेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ठीक है ना, तो लास्ट वाली के लिए क्या लिखा है? कैनॉट बी डिफाइंड एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और नोट में देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट कैनॉट बी बोथ ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, एक स्टेटमेंट जो है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, दोनों की दोनों नहीं हो सकती। ये क्लियर है? तो यहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ ये डिफाइन किया है कि किन चीजों को हम मैथमेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ स्टेटमेंट्स को, कौन सी स्टेटमेंट? जो कुछ ना कुछ चीज को डिक्लेयर करनी है, दैट्स इट, सिर्फ इस चीज को। ठीक है, देन इसके बाद आता है सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट के अंदर देखो उसने क्या बोला है कि एक ऐसी स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे जिसकी ट्रुथ वैल्यू सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रही है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है ना, इफ the truth value does not depend on other statement, then it is called simple statement. And if truth value depends on the other statement, right, then it is a compound statement। और compound statement के लिए पता क्या बोलते हैं वो जनरली? कि combination of two or more simple statement। क्योंकि अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, ओवरऑल ट्रुथ वैल्यू जो होगी, राइट, वो सिर्फ एक पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी। तो ट्रुथ वैल्यू जो है, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, देन वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। और अगर एक सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास जिसकी ट्रुथ वैल्यू किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रही है, देन इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है ना, अच्छा, तो जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या बोला कि इफ एक्स इज डिविजिबल बाय टू देन एक्स इज इवन नंबर। तो ओवरऑल जो होगा, ये दो स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है ना, कि इफ एक्स इज डिविजिबल बाय टू, तो एक ये स्टेटमेंट आ गई, एक्स इज डिविजिबल बाय टू। देन के बाद एक्स इज एन इवन नंबर, ये एक दूसरी स्टेटमेंट आ गई। तो अब ओवरऑल जो है ट्रुथ वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
ठीक है ना, तो इट्स कंपाउंड स्टेटमेंट। आगे, ये लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है कि जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, अब कंपाउंड स्टेटमेंट बनानी है हमें, है ना। तो कंपाउंड स्टेटमेंट अगर मेरे को बनानी है तो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है ना, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला एंड, ठीक है। तो एंड को लेकिन इसके अंदर लिखने का सिंबल जो होता है, राइट, सॉरी, वो इस तरीके से होता है, इसको इंटरसेक्शन से याद रखो, ऐसे। सेकंड नंबर पे क्या है अपना, और, राइट। तो और को लिखने का, अब जैसे यूनियन से और, तो इस तरीके से याद रखो और को। तो अगर वेन डायग्राम के सिंबल से, यूनियन और इंटरसेक्शन के सिंबल से याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना एंड, ये आ गया अपना और। लेकिन एंड को हम क्या नाम देते हैं, कंजंक्शन। एंड और को हमने क्या नाम दिया, डिसजंक्शन। ये नाम दिया हुआ है इधर, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है। और दो स्टेटमेंट्स को एंड के थ्रू लिखने का तरीका पी एंड क्यू, एंड और के थ्रू लिखने का तरीका पी और क्यू। ये पी एंड क्यू का कंजंक्शन हो रहा है, ये पी एंड क्यू का डिसजंक्शन हो रहा है, बस बात खत्म। ठीक है। अच्छा, आगे, नॉट। नॉट का मतलब उसका जो नेगेशन हम करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो हम करते थे वही चीज आ जाएगी। अब इधर वो सिंबल है, ये वाला सिमिलैरिटी वाला जो सिंबल होता है, ये आएगा नेगेशन का। तो जैसे नेगेशन ऑफ पी, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है इफ देन, सॉरी, नहीं, जनरली ये यूज होता है, वो कॉम्प्लीमेंट वगैरह के लिए होता है, उसके अंदर set के अंदर। हाँ। अच्छा, इफ पी देन क्यू, तो ये दो स्टेटमेंट आए, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, ये एरो, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं पी एरो क्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ पी देन क्यू, ठीक है। ये इफ देन वाला आ गया, इंप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे डबल इंप्लीकेशन या इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, तो इसके अंदर क्या आता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। जैसे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो इसको लिखने का तरीका डबल एरो, तो पी डबल एरो क्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मतलब पी होगा इफ एंड ओनली इफ क्यू है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी इंप्लॉइज क्यू एंड क्यू इंप्लॉइज पी का इंटरसेक्शन एंड। एक्चुअली में ये होता है, इफ एंड ओनली इफ जो होता है ना, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसका मतलब क्या होता है कि पी इंप्लॉइज क्यू, क्यू इंप्लॉइज पी का, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का एंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंडिविजुअली, ठीक है ना। तो जो डबल इंप्लॉइज होता है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसका मतलब है कि पी के कारण क्यू है, क्यू के कारण पी है, इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वही चीज वहां पे लिख रखी है, ठीक है। अच्छा, नीचे जो एक्सप्लेनेशन है, ये वही चीज है, ठीक है। साथ में इनका हमें ट्रुथ टेबल जो है ये देखना है सबका, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, अब एक एक करके जा रहे हैं इसके ऊपर, अगले पेज पे चले जाओ, वहां पे स्टार्ट हो रहा है ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या चीज होती है, ठीक है, कि हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है ना, गिवन स्टेटमेंट्स के। जो एक्चुअल, अब देखो, जो गिवन स्टेटमेंट है ना, हम उसको ये नहीं, एक्चुअल जो बता रहे, जैसे न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब मालूम, हमें मालूम है वो ट्रू है, बट हम उसके ट्रू के अकॉर्डिंगली नहीं, इन जनरल उसको पी के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। और ये देखेंगे कि अगर वो ट्रू है तो क्या केसेस बन सकते हैं, अगर फॉल्स है तो क्या, मतलब सारे के सारे केसेस हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। अब ट्रुथ टेबल हमें बताता ही वही चीज है कि अगर सारे के सारे केसेस हम कंसीडर करें, तो ओवरऑल ट्रुथ वैल्यूज जो है इन डिफरेंट केसेस क्या क्या जा सकती हैं, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, जैसे P एंड Q, इसका देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने P का, Q का एंड P एंड Q का बनाया। तो P ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये चार केसेस पॉसिबल है, ठीक है, P एंड Q के, ठीक। अच्छा, तो अब इन दोनों का एंड, एंड का मतलब क्या होता है कि भैया दोनों होने चाहिए तो जाके ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो इसके अंदर आएगा ट्रू, बाकी सबके अंदर आएगा फॉल्स। जैसे स्विच सर्किट के अंदर, सर्किट बेसिकली उसके अंदर पी एंड क्यू को हम कैसे लिखेंगे,
ये P है, ये Q है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अब अगर दोनों के दोनों ऑन होंगे तो ही जाके ओवरऑल कनेक्शन बनेगा, अदरवाइज। राइट। अच्छा, अगर जैसे P और Q है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए एटलीस्ट, यूनियन वाला केस आ गया। तो इधर आ जाएगा ट्रू, ट्रू, ट्रू। और जब दोनों फॉल्स है तभी जाके वो फॉल्स रहेगा, और इस केस में पैरेलल वाला कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये P, ये Q। अभी सोचो दोनों में से कोई भी एक ऑन हो गया, या दोनों ऑन हो गए, तो अपना काम हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। राइट, इस तरीके से आ गया। अच्छा, नेगेशन P। नेगेशन P का मतलब P का उल्टा, अगर P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू के केस में फॉल्स, ट्रू के केस में फॉल्स, एंड फॉल्स के केस में ट्रू, एंड फॉल्स के केस में ट्रू हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है। नाउ P इंप्लाइज Q। देखो, P इंप्लाइज Q का वो ये बोलता है कि अगर तो P ट्रू है, Q ट्रू है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि P इंप्लाइज Q हो रहा है ना, इफ P देन Q। अगर P है तो Q होगा ही होगा, ये कह रहा है वो। तो P अगर ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा, तभी जाके ओवरऑल ट्रू होगा। राइट। लेकिन अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, क्यू जो है वो अलग से ट्रू हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, वो नहीं हो सकता। तो इस केस में देखो, ट्रू ट्रू के केस में तो डेफिनेटली ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स के केस में डेफिनेटली ट्रू आएगा। ठीक है, देखो, अगर ये है बिल्कुल ट्रू, अगर ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल ट्रू। लेकिन अगर ये है और ये नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाए। मतलब क्यू जो है, राइट, इंडिपेंडेंटली ट्रू हो सकता है, बट इसके ट्रू होने के बाद ये फॉल्स, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो P इंप्लाइज Q सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर फॉल्स होता है, कि P ट्रू है, Q फॉल्स है। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इफ P देन Q है। अगर P है, P होने का मतलब क्या है, ट्रू। तो अगर P ट्रू है तो Q फॉल्स हो नहीं सकता, Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर फॉल्स आ रहा है तो ओवरऑल ओवरऑल जो ट्रुथ वैल्यू है पूरी की पूरी स्टेटमेंट की, वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। एंड सिमिलरली, अगर मैंने Q इंप्लाइज P किया, अब उल्टा आ जाएगा। ठीक है। Q इंप्लाइज P मतलब देखो हो क्या रहा है, जब दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, तब तो ट्रू आएगा। अब Q इंप्लाइज P है, इफ Q देन P। अब Q ट्रू है और P फॉल्स है, ये नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। बाकी सब ट्रू आ जाएगा। अब अगर हमें P डबल इंप्लाइज Q करना है, राइट, तो इन दोनों का एंड करना पड़ेगा। इन दोनों का एंड मतलब ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, इस तरीके से जाएगा। ये समझे? ये सारे के सारे जो ट्रुथ टेबल्स है ना, ये सारे के सारे वहां पे दे रखे हैं, ध्यान से चेक कर लो, पांचों के पांचों ट्रुथ टेबल हमने वहां पे दे रखे सर, हैं। हाँ जी। से ये लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन करना है, ये फॉल्स फॉल्स वाला जिसमें पी भाई, इम्प्लाइज क्यू वाला। अगेन अगेन अगेन, P डबल इम्प्लाइज Q के अंदर, के इसके अंदर फिर पिछले दूसरे वाले के अंदर ये पी P इम्प्लाइज इम्प्लाइज Q के, क्यू। इसके हाँ अंदर जी। इसका मतलब क्या है कि अगर P है तो Q होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि P है तो ही Q होगा, नहीं, ये नहीं है। P है तो Q होगा, राइट। तो P अगर है तो Q है, बिल्कुल सही हो गया। P अगर नहीं है तो Q नहीं है, तो तब भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर P है तो Q नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो इस केस में वो फॉल्स होगा। लेकिन Q इंडिपेंडेंटली जरूर हो सकता है, P चाहे हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, Q इंडिपेंडेंटली जरूर हो सकता है। ठीक है ना? तो इन दैट केस ऑल्सो ये ट्रू आएगा। तो बेसिकली ये फॉल्स तभी होता है कि P के होने के बाद अगर Q नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो P के होने के बाद Q नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सर, उसमें नहीं डाउट, उसमें जो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट ना कि फॉल्स फॉल्स है पर उसका आंसर ट्रू आ रहा है, ये नहीं समझ आया मेरे को। भाई देख, अरे इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। P इंप्लाइज Q का मतलब क्या है कि P है तो Q है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि अगर P नहीं है तो Q नहीं है। P के पास तो दो ऑप्शन है ना, P एंड Q के पास दो ऑप्शन है। ठीक है P सर, एंड Q ठीक है मैच सर। करना चाहिए, P एंड Q मैच करना चाहिए। ट्रू ठीक है ट्रू, सर। इफ ट्रू देन ट्रू, बिल्कुल सही, ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। बेसिकली देखो, इस पूरी चीज की ट्रुथ वैल्यू का इंडिविजुअली, कि पी ट्रू है तो ही ट्रू होगा ऐसा कुछ नहीं है, पी फॉल्स है तो ओवरऑल ट्रू नहीं हो सकता ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू समझो क्या चीज है, कि ये वाली चीज
लॉजिकली हमें सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही कि पी के होने के बाद क्यू है, बिल्कुल सही है। पी नहीं है तो क्यू भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही हो गया। तो सही है तो मतलब वो ट्रूथ वैल्यू आएगी, उसकी ट्रू वैल्यू आएगी। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा आगे। आगे एग्जांपल देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट पी एंड क्यू। ठीक है। सबसे पहला, पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन फ्रॉम पी एंड क्यू इज ट्रू। अब पी एंड क्यू ट्रू कब होगा? जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। एटलीस्ट वन ट्रू होगा पी एंड क्यू में से, नहीं तब नहीं हो सकता। ठीक है ना। पी एंड क्यू तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू के भी ट्रू नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स भी आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अगला, P implies Q is true when P is true and Q is false। अब देखो, P true है, Q false है, तो P implies Q false होगा। और इनफैक्ट यही केस होता है जहां पे false होता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी false है। ठीक है। थर्ड, P double implies Q is true only when both P and Q are true। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, P double implies Q ट्रू कब होगा? जब या तो दोनों ट्रू होंगे या तो दोनों फॉल्स होंगे, तब जाके P double implies Q ट्रू होगा। ठीक है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी नॉट करेक्ट आ गई। फोर्थ, पी और क्यू का नेगेशन। ठीक है। अब देखो, पी और क्यू आ रहा है, ये इसका नेगेशन करोगे तो इसका नेगेशन हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स 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 और ये ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रू कब हो रहा है? जब दोनों के दोनों फॉल्स है। राइट। इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। बिल्कुल सही। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीनों की तीनों फॉल्स है। क्लियर हुआ? राइट। अगेन कंपाउंड, क्यों? क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट पे इनका ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है जहां पे ट्रूथ वैल्यू डिपेंड कर रही है। आगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। So two compound statements are said to be logically equivalent or simply logical equivalent if they have the same truth values for all the physical possibilities। मतलब पता क्या है? अगर दो स्टेटमेंट्स का सेम ट्रुथ टेबल बन के आए, देन उन दोनों स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। मतलब ट्रुथ टेबल अंडर एवरी कंडीशन, ट्रुथ टेबल सेम बनना चाहिए, ट्रुथ टेबल की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ट्रुथ टेबल के आउटपुट सेम आने चाहिए अंडर ईच एंड एवरी कंडीशन। अगर ऐसा है तो जाके हम बोलेंगे कि वो दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है, अदरवाइज वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ये क्लियर है? ठीक है। अब जैसे देखो जरा, अब देखो, पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो ये जाएगा ट्रू। ट्रू होने पे फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब केसेस में ट्रू। अच्छा, अब हमने निकाला नेगेशन पी, तो नेगेशन पी क्या आ जाएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब हमने किया नेगेशन पी और क्यू। अब इस नेगेशन पी का क्यू के साथ और किया, तो देखो ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा और में? ट्रू। फॉल्स और फॉल्स का वो तो फॉल्स ही होगा, ट्रू ट्रू का ट्रू हो जाएगा, एंड फॉल्स ट्रू का ट्रू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो इसका मतलब ये और ये दोनों के दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। ये समझे? मतलब जब ये ट्रू होगी अंडर द सेम कंडीशन ऑफ पी एंड क्यू, तभी ये ट्रू होगी, जब ये फॉल्स होगी तब ये फॉल्स होगी, तो ये दोनों के दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है। मतलब जहां जहां पे पी इंप्लॉइज क्यू आएगा, वहां वहां पे मैं नेगेशन पी और क्यू डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ। ये चीज क्लियर हुआ? श्योर?
एंड ये चीज वैसे भी याद रखो कि P इंप्लॉइज Q की जगह ये हम बहुत बार क्या डालते हैं, नेगेशन P और Q, ये डालेंगे आगे। ठीक है ना। अब मान लो मेरे को नेगेशन करना है P इंप्लॉइज Q का। अब एम्प्लॉइज के अंदर नेगेशन नहीं कर सकते, तो नेगेशन इसका करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले P इंप्लॉइज Q की जगह ये डालते हैं, क्योंकि ये इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो क्या डालेंगे, नेगेशन P और Q। अब यहां पे हमारा डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा क्या, कि जो और है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। तो ये बन जाएगा एंड, इसका नेगेशन हो जाएगा, तो देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो रहा है, तो दो बार नेगेशन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा P, और इधर बन जाएगा नेगेशन Q। तो भैया ये जो चीज आ रही है ये नेगेशन ऑफ क्या है, P इंप्लॉइज Q, ये P इंप्लॉइज Q का नेगेशन है, दैट इज P एंड नेगेशन Q। और अगर मैं P इंप्लॉइज Q की बात करूंगा, तो P इंप्लॉइज Q को मैं नेगेशन P और Q लिख सकता हूं। ये चीज क्लियर है, पक्का। ठीक है, ये याद रखना। यस, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका दोनों का लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, दोनों का ट्रुथ टेबल फाइनली ए टू जेड एट द एंड सेम आ रहा है। ठीक है, आगे देखो। ये आगे 7 पॉइंट टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन के जस्ट पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड Q। तो P एंड Q के इक्विवेलेंटली कौन सी चीज जा रही है। ठीक है, तो P एंड Q, तो P एंड Q क्या आ जाएगा, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। अब ये चारों स्टेटमेंट्स को देखो जरा, क्या बोल रहा है, P इंप्लॉइज नेगेशन Q फर्स्ट में, एंड सेकंड में बोल रहा है नेगेशन P और नेगेशन Q। आगे बोल रहा है P इंप्लॉइज नेगेशन Q का नेगेशन, एंड लास्ट में बोल रहा है नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, अब इन सबका निकालना पड़ेगा हमें ट्रुथ टेबल, तब जाके पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो जरा, सबसे पहले यहां पे क्या जा रहा है, P इंप्लॉइज नेगेशन Q, तो Q का नेगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। एंड नेगेशन P क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। अब P इंप्लॉइज नेगेशन Q, तो दिस इंप्लॉइज दिस, ट्रू के बाद फॉल्स, फॉल्स, ट्रू के बाद ट्रू, ट्रू, फॉल्स के बाद फॉल्स, ट्रू, फॉल्स पे ट्रू, ट्रू, ट्रू। अलग से ट्रू हो सकता है, अलग से ट्रू हो सकता है, लेकिन इसके ट्रू होने के बाद ये फॉल्स वो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये चीज इसके साथ मैच कर रही है, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब नेगेशन P एंड नेगेशन Q का करना है और, तो इन दोनों का करना और, तो और फॉल्स एंड फॉल्स का आ गया फॉल्स, फॉल्स ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का ट्रू, ट्रू ट्रू का ट्रू। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है क्या, ना, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी नहीं आ सकता। लास्ट वाला, हाँ, किसका, इसका, हाँ हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, मतलब देखो ऐसे शॉर्टकट हम निकाल सकते हैं, बट ये तो मैं प्रॉपरली चारों के चारों करके दिखा रहा हूँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है ना, बट अच्छा अब जैसे ये है, तो P इंप्लॉइज नेगेशन Q है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेशन P और नेगेशन Q का नेगेशन, ये आ जाएगा। तो ये जब ओपन होगा तो ये बन जाएगा और बन जाएगा एंड, नेगेशन ऑफ नेगेशन P बन जाएगा, ये Q बन जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके बराबर आना चाहिए, ये P एंड Q के बराबर होना चाहिए। ये समझे ना, ये P गया, ये पूरा का पूरा Q एक्ट करेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, नेगेशन P, और ये एज इट इज आता है, देखो यहाँ पे ये इसका नेगेशन आ जाएगा, एंड ये एज इट इज आ जाएगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, और वही चीज इधर हुई, क्या, इसका नेगेशन आ गया, ये एज इट इज आ गया, और दोनों का और हो गया, और बाहर वाला नेगेशन एज इट इज। अब ये नेगेशन जब ओपन होगा, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P बन जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q बन जाएगा, और ये जो और है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो P एंड Q बन जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट तो आएगा ही आएगा, जो मर्जी करो। तो यही आंसर है अपना, और ये तो जा रहा है अपना P और Q।
और ये पी और क्यू तो पी एंड क्यू के बराबर हो नहीं सकता, तो इसलिए थर्ड वाला आंसर है। इसके थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, एक और तरीका जिसके थ्रू ये कर सकते हैं, देखो एक तो वेन डायग्राम हो गया, या एक मैनिपुलेशन हो गया, जो मैनिपुलेशन कर करके हमने उसके बराबर कर दिया। मैनिपुलेशन के लिए कुछ रूल्स चाहिए, कुछ लॉ चाहिए, वो भी हम इसके बात करते हैं, ठीक है, सारे के सारे लॉज आएंगे। तीसरा वेन डायग्राम है, हम वेन डायग्राम के थ्रू भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वेन डायग्राम के थ्रू इक्वल कर सकते हैं, देखो यहां पे जो पी एंड क्यू है वो आएगा ये वाला पार्ट। तो इन चारों का कौन सा वेन डायग्राम होगा, इन चारों में से कौन सा पार्ट है जिसका वेन डायग्राम यही बनेगा। अब जैसे देखो, इसका वेन डायग्राम बनाना है, अज्यूम करो। तो इसका वेन डायग्राम क्या जाएगा, नेगेशन पी, पहले इसका नेगेशन पी करेंगे, ये नेगेशन क्यू एज इट इज, और साथ में क्या आ जाएगा दोनों का और। अब ये काम करेंगे, तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, और ये बन जाएगा नेगेशन कॉमन लेने के बाद पी एंड क्यू, मतलब ये पी एंड क्यू का नेगेशन है। पी एंड क्यू का मतलब इंटरसेक्शन का नेगेशन, तो इंटरसेक्शन का नेगेशन मतलब इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सारा। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये बाकी सारा, ये इसको इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सारा, तो ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा। अब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, दैट इज नेगेशन ऑफ पी इंप्लॉइज नेगेशन क्यू, ठीक है। अच्छा, पी इंप्लॉइज नेगेशन क्यू का मतलब ये होता है, या फिर हम पी इंप्लॉइज क्यू का इसका वेन डायग्राम ही देख लेते क्या जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वेन डायग्राम याद रखना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा नेगेशन पी और क्यू, ये था। तो नेगेशन पी किया, तो पी को छोड़ के बाकी सारा, क्यू के साथ इसका और करना है, यूनियन करना है, राइट। तो क्यू भी साथ में जोड़ लो, वो आ गया ये। मतलब ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड, ओनली पी को छोड़ के बाकी सारा जो होता है वो हमारा पी इंप्लॉइज क्यू होता है, राइट। ये समझे, मतलब दो सेट लो, राइट, दो सेट लो, दोनों में से पी इंप्लॉइज क्यू के अंदर ओनली पी, बेसिकली ओनली पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का एक अंदर से जो सिर्फ इसी वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वो वाले पार्ट को उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर मेरे को इसका बनाना है, पहले इसका देखो, सिर्फ अगर इसका बनाना है तो मेरे पास दो सेट लेके जाऊंगा मैं, पी एंड नोट क्यू, ठीक है, पी एंड नोट क्यू। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये पी आ गया, एंड ये सारा का सारा नोट क्यू आ जाएगा। अब यहां पे मतलब क्या जा रहा था कि पी में से क्यू को हटा दो, ये पी में से उसको हटा दो, तो जो बचा उसका नेगेशन करो, ये समझे। पी में से पहले वाले में से दूसरे वाले को हटा दो, तो पी में से क्यू को हटा दिया, तो जो बचा उसका फिर कॉम्प्लीमेंट करना, उसका नेगेशन करना, हाँ ये ना। तो अब यहां पे क्या करेंगे, पी में से नेगेशन क्यू को हटा देंगे, तो ये पी है, इसमें से नेगेशन क्यू को हटा देंगे। नेगेशन क्यू को हटाने का मतलब ये वाला सारा का सारा हट जाएगा, तो बचेगा ये, और इसका करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ये बचेगा ना हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारे पास ये सारा का सारा आ जाएगा। ये समझे, ये आया इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इस पूरी चीज का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये रहा, इस पूरी चीज का कॉम्प्लीमेंट। तो इस पूरी चीज का कॉम्प्लीमेंट जब करोगे, तो इस पूरी चीज का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो एट द एंड क्या आ जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यार ये तो पी एंड क्यू ही है, और हमें पी एंड क्यू के लॉजिकल इक्विवेलेंट ही तो चाहिए था, तो ये पी एंड क्यू के लॉजिकल इक्विवेलेंट आ गए, ठीक है। अच्छा, हम इसके एक और तरीका है, हम इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वही जो थ्योरी के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इनको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में जो करने की कोशिश की वही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में वही हो रहा है, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर क्या किया हमने, ये नेगेशन पी, और का मतलब यूनियन ही होता है, ये नेगेशन क्यू एज इट इज, और ये आ जाएगा नेगेशन। तो ये यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन में, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी हो जाएगा पी, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू हो जाएगा क्यू, तो ये पी एंड क्यू ही बन गया। तो ये इसलिए ये इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट आ गया। तो मैनिपुलेशन हम
सेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसको एज ए ट्रुथ टेबल, सॉरी अपना मैथमेटिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंगली एज ए स्टेटमेंट मानते हुए भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये क्लियर है? तो तीन तरीके हैं हमारे पास, या तो प्रॉपरली ट्रुथ टेबल बनाओ, या तो मैनिपुलेशन करो, राइट, सेट सेट थ्योरी के कुछ ना कुछ रूल्स लगाओ। तीसरा, ठीक है, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी हम देख सकते हैं कि किसका वेन डायग्राम बराबर आ। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। अब आगे देखो जरा, देखो टेटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ये बेसिकली क्या चीज है? टेटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमेशा ट्रू हो, और कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी भी बोलते हैं इसको, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमेशा फॉल्स हो। ठीक है, टेटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स है, जैसे इसके अंदर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। हाँ जी, पी और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो पहले ये करते हैं पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू क्या आ जाएगा? दोनों का एंड है ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। उसका करना है नेगेशन, तो इसका नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या आ जाएगा? फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो आ गया ये। अब इसका पी के साथ, इसके साथ और करना है, राइट। तो ध्यान से देखो इन दोनों का और, तो ट्रू, 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 ट्रू। तो ये जो चीज है ये हमेशा क्या है? ट्रू। तो इसका मतलब ये जो है, ये अंडर ईच एंड एवरी पी एंड क्यू का केस, ये हमेशा क्या रहेगा? तो इट्स अ टोटोलॉजी। ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट इसी का नेगेशन कर दो तो ये हमेशा फॉल्स हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, जो फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो उसको क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। जो हमेशा फॉल्स हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, तो टोटोलॉजी का नेगेशन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, यही हमने देखा अभी, राइट, कि इसका ट्रू है ना हमेशा, तो इसका नेगेशन करोगे हमेशा फॉल्स हो जाएगा। तो टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन फॉल्स हो जाएगा, राइट, और अपना सॉरी अपना टोटोलॉजी का नेगेशन कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन का नेगेशन टोटोलॉजी हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये अगेन जो आगे रूल्स दे रखे हैं, लॉस दे रखे हैं, ये सारे के सारे सेट थ्योरी वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला एडम्पोटेंट, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? पी एंड पी, तो दो का अगेन एंड या इंटरसेक्शन वापस वही आएगा, दो का यूनियन वापस वही आएगा। तो पी एंड पी भी पी होगा, पी और पी भी पी ही होगा। ठीक है, अच्छा, आगे कम्यूटेटिव, पी एंड क्यू को मैं क्यू एंड पी, पी और क्यू को मैं क्यू और पी लिख सकता हूं। मतलब इनका ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, पी एंड क्यू है या क्यू एंड पी है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों सेम स्टेटमेंट है हमारे लिए। ये क्लियर है? ठीक, इसके आगे देखो जरा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है ब्रैकेट ओपन करने का तरीका, ठीक है ना, कि अगर पी एंड क्यू और आर है, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा? पी एंड क्यू, पी एंड आर, एंड बीच में ये वाला साइन एज इट इज और रहेगा। तो और एंड पे, एंड और पे, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, एंड एंड पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये भी चलता है यहाँ पे। ठीक है ना, कि जैसे पी और क्यू और आर है, तो मैं इसको पी और क्यू, पी और आर का और लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो ये यूनियन इंटरसेक्शन ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये ठीक है, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्लियर है? एसोसिएटिव एक्चुअली में ये नहीं बोलता, एसोसिएटिव बोलता है कि इस तरीके से एसोसिएट करो अगर तीन चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, देखो पी और क्यू और आर, तो पहले क्यू और आर का और करो, फिर उसका पी के साथ और करो, या फिर पी और क्यू का और करो, फिर उसका आर के साथ और करो, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। तो तीन चीजों का अगर हो रहा है या तीन चीजों का एंड हो रहा है, तो उनके अंदर से पहले आप तुम लोग किस चीज को एसोसिएट कर रहे हो, फिर उसका किसी के दूसरी तीसरी के साथ एसोसिएशन कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों का एंड है, तीनों का और है, वो सेम चीज आएगी, जिस मर्जी तरीके से एसोसिएट कर लो वो सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया।
डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने अभी बता दिया। देन इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, पी एंड क्यू है, इसका नेगेशन कर रहे हैं तो नेगेशन पी नेगेशन क्यू हो जाएगा, और जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली नेगेशन ऑफ पी और क्यू है तो ये नेगेशन पी नेगेशन क्यू हो जाएगा, और जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। देन इज डबल नेगेशन लॉ, मतलब अगर एक चीज का ऑलरेडी नेगेशन हो चुका फिर से नेगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेशन कैंसिल हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या हो जाएगा, सिंपली पी बन जाएगा। ठीक, आगे आइडेंटिटी लो। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है वो, देखो पी एंड एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा टोटोलॉजी, मतलब जो हमेशा ट्रू है, एक ऐसी स्टेटमेंट का पी स्टेटमेंट के साथ अगर मैं एंड करूंगा तो देखो ये तो हमेशा ट्रू, ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। अब दोनों का एंड करना है, एंड करने पे ट्रू का ट्रू एंड ट्रू का एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू का एंड फॉल्स। तो बेसिकली ये तो ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स तो मेरा पी है, तो यानी कि ये पी के बराबर ही आ जाएगा। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट का और एक हमेशा ट्रू वाली चीज का टोटोलॉजी का अगर मैं एंड कर रहा हूं तो वो पी ही आ जाएगा, उसको मैं पी लिख दूंगा। एंड अगर और हो रहा है तो देखो पी और ट्रू, तो देखो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब और कर रहे हैं तो और में ट्रू ट्रू का ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू, तो मतलब ये एक टोटोलॉजी बन जाएगा। राइट, एक स्टेटमेंट है और हमेशा टोटोलॉजी है एक चीज, उसके साथ अगर एंड हो रहा है तो पी आ जाएगा, और हो रहा है तो टोटोलॉजी आ जाएगा। ऐसे ही अगर पी का एंड कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, मतलब जो हमेशा फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो देखो एंड है तो ये फॉल्स आ जाएगा, एंड फॉल्स फॉल्स का फॉल्स, तो ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन जाएगा। एंड अगर पी और कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब और हो रहा है तो और के केस में क्या आ जाएगा, इधर ट्रू आ जाएगा और इधर, ये तो वापस अपना पी आ गया। राइट, तो इस तरीके से आएगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि पी का कोई भी एक स्टेटमेंट का टोटोलॉजी के साथ एंड हो रहा है तो पी आ जाएगा, टोटोलॉजी के साथ और हो रहा है तो टोटोलॉजी आ जाएगा, हमेशा ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। एंड अगर कॉन्ट्राडिक्शन के साथ एंड हो रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, एंड कॉन्ट्राडिक्शन के साथ और हो रहा है तो पी आ जाएगा, वापस वही स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक। देन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर क्या बोलता है कि देखो एक स्टेटमेंट पी है, एक नेगेशन पी है, अब इन दोनों का एंड कर रहे हैं, पी नेगेशन पी का और कर रहे हैं, तो क्या जाएगा। अब देखो यार, अगर पी ट्रू है तो नेगेशन पी ऑब्वियसली फॉल्स होगा, उल्टा होगा उसका, और अगर पी फॉल्स है तो नेगेशन पी ट्रू होगा। अब इन दोनों का एंड करो जरा, देखो ट्रू एंड फॉल्स का एंड, यार ये दोनों कभी भी साथ में तो ट्रू हो नहीं सकते, क्योंकि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स ही होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या जाएगा फॉल्स, और ये क्या जाएगा फॉल्स। तो यानी कि ये हमेशा क्या बन के आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो किसी भी स्टेटमेंट का उसी के नेगेशन के साथ अगर एंड करेंगे तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन बन के आएगा। और यहीं पे अगर इनका और करेंगे, देखो ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, अब इनका और करेंगे तो ये हमेशा ट्रू, यानी कि टोटोलॉजी हमेशा बन के आएगी, हमेशा टोटोलॉजी बन के आएगी। ये क्लियर है, ठीक। एंड इसके साथ साथ टोटोलॉजी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, एंड कॉन्ट्राडिक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा या नेगेशन क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। अच्छा, देन इज कॉन्ट्रापोजिटिव, ये आगे जाके हमारा आएगा भी कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास P है Q है एंड P इंप्लॉइज Q है, तो देखो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा। अब हमने नेगेशन Q
एम्प्लॉयज नेगेशन पी किया, ठीक है, मतलब इन दोनों का नेगेशन कर दिया और उल्टा कर दिया, मतलब नेगेशन क्यू पहले आ गया, नेगेशन पी बाद में चला गया, ठीक है, इसको बोलते हैं इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ पी इंप्लॉइज क्यू, ये पी इंप्लॉइज क्यू का कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, नेगेशन करना एंड उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, ठीक है। अब देखो पहले नेगेशन क्यू निकालते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड नेगेशन पी करते हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब हमें नेगेशन क्यू इंप्लॉइज नेगेशन पी करना है, तो दिस इंप्लॉइज दिस, फॉल्स इंप्लॉइज फॉल्स, ट्रू ट्रू इंप्लॉइज फॉल्स, भैया ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये हो नहीं सकता, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स इंप्लॉइज ट्रू ट्रू, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वो ट्रू हो सकता है, ट्रू इंप्लॉइज ट्रू ट्रू। अब ध्यान से देखो इन दोनों का वेन, जो अपना वेन डायग्राम बोल रहा हूँ, ये ट्रुथ टेबल सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। तो पी इंप्लॉइज क्यू एंड उसका कॉन्ट्रापोजिटिव, ये दोनों के दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, इन दोनों का ट्रुथ टेबल या मैथमेटिकली ट्रुथ वैल्यू हमेशा सेम जाती है, जो मर्जी होता है। ये चीज क्लियर हुआ। और कॉन्ट्रापोजिटिव करने का तरीका, नेगेशन करो एंड पोजीशन को इंटरचेंज करो, कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। आगे देखो जरा, नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, वो बीच वाला पोर्शन विजिबल नहीं है, तो सीधा आगे आ जाओ, नेगेशन ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन करने का तरीका, ठीक है, तो देखो पी एंड क्यू का नेगेशन करना, तो हो जाएगा नेगेशन पी नेगेशन क्यू, और एंड हो जाएगा और, अपना डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। सिमिलरली नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये हो जाएगा नेगेशन पी नेगेशन क्यू, एंड जो और है वो बन जाएगा एंड, राइट। एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ये तो सिंपली पी बन जाएगा। अब नेगेशन करना बचा हमारा इंप्लॉइज का, तो देखो नेगेशन ऑफ पी इंप्लॉइज क्यू, और इसका नेगेशन करने के लिए मैंने तुम्हें पहले बताया था, पी इंप्लॉइज को हम क्या लिखते हैं, पी इंप्लॉइज क्यू को नेगेशन पी और क्यू, फिर इसका नेगेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पी यहां पे बन जाएगा नेगेशन क्यू, राइट, और जो और है वो बन जाएगा एंड, तो ये आ जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू, ये है हमारा पी इंप्लॉइज क्यू का नेगेशन। वहां पर भी वही चीज लिख रखी है, थर्ड में जाओ जरा, कंडीशनल का, ठीक है, पी इंप्लॉइज क्यू का नेगेशन, तो क्या लिखा है वो उन्होंने, पी एंड नेगेशन क्यू, और पी एंड नेगेशन क्यू आया एक्चुअली में यहां पे, ये आया ना पी एंड नेगेशन क्यू, ये कहां से आया, हमने पी इंप्लॉइज क्यू को लिखा नेगेशन पी और क्यू, फिर उसका नेगेशन किया तो पी एंड नेगेशन क्यू मिला, वहां पे वही चीज लिख रखी है डायरेक्टली पी एंड नेगेशन क्यू। ये क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। ठीक है। सिमिलरली बाई कंडीशनल का, बाई कंडीशनल मतलब इफ एंड ओनली इफ का नेगेशन, तो अब देखो जो P इफ एंड ओनली इफ Q होता है, तो ये तो P इंप्लॉइज Q एंड Q इंप्लॉइज P होता है, मतलब यहां पे आ जाएगा नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। अब इसका नेगेशन करना है हमें, अब इसका नेगेशन करना है, मतलब देखो ये जो एंड है ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका नेगेशन हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q, एंड इसका नेगेशन हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और P। अब इसका नेगेशन करना है तो जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा नेगेशन Q, ये और एज इट इज, ये बन जाएगा Q, ये बन जाएगा नेगेशन P, एंड ये आ जाएगा end, ये बन जाएगा, ये समझे। तो दोनों में एंड है, बीच में और है, ध्यान से चेक करो वही लिख रखा है, ठीक है, दैट इज P एंड नेगेशन Q, तो P एंड नेगेशन Q, Q एंड नेगेशन P, Q एंड नेगेशन P, इन दोनों का हो रहा है और, इन दोनों का हो रहा है और, ये क्लियर है। डायरेक्टली ना याद करना पड़े, इसलिए कहां से आया कैसे आया वो मैंने पूरा का पूरा बता दिया, क्लियर है। नेक्स्ट, वो बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन करना, क्या, P इंप्लॉइज Q एंड R। अब देखो क्या होगा, इसका नेगेशन हो जाएगा तो नेगेशन P, दोनों का और हो जाएगा, और ये एज इट इज आएगा, दैट इज Q एंड R, ये। अब दिस इज लॉजिकली इक्वल टू दिस, तो इसका नेगेशन करना मतलब इसका नेगेशन करना, तो P का नेगेशन क्या आ जाएगा, P, इसका नेगेशन हो जाएगा दैट इज नेगेशन Q एंड R, एंड जो यूनियन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड, ये बन जाएगा।
राइट। अब इसका नेगेशन ओपन करके अंदर ले जाओ, तो P एंड क्या हो जाएगा, नेगेशन Q और नेगेशन R। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा, लास्ट वाला। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब ये देखो जरा, ये इफ देन स्टेटमेंट का नेगेशन करने के लिए बोल रहा है, और ये प्रॉपर स्टेटमेंट दे रखी है। अब ये P एंड Q की फॉर्म में नहीं दे रखा, ठीक है? क्या स्टेटमेंट है? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट इज अ रोम्बस। तो इफ, इसके अंदर सबसे पहले ना P एंड Q स्टेटमेंट पहचाननी है। तो ये P है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। ये P आ गया, ये Q आ गया। मतलब हमारी बात हो रही है P इंप्लॉइज Q की। अब इसका नेगेशन करना है, तो नेगेशन करने के लिए पहले इसको लिखूंगा नेगेशन P और Q। अब इसका नेगेशन करूंगा, क्या आ जाएगा, P नेगेशन Q एंड साथ में आ जाएगा एंड। तो P स्टेटमेंट ऐसे लिखो, ठीक है, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। अब नेगेशन क्यों करना है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस या फिर इट, अब इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ रोम्बस। ठीक है, और बीच में आना चाहिए एंड। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, ये आएगा इसका नेगेशन। ठीक है, ध्यान से चेक करो फाइनल आंसर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस। फाइनल स्टेटमेंट चेक करो इसका आंसर। ये क्लियर हुआ किस तरीके से नेगेशन करना है? जिस तरीके से हमने पीएनक्यू का कर रहे थे, बस पीएनक्यू की जगह उनकी स्टेटमेंट डाल दी और कुछ नहीं किया हमने। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. ठीक। देखो देन, टेंथ, डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब बेसिकली एक स्टेटमेंट की डुअल स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट की डुअलिटी जो होती है वो होता है कि यार इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन डाल दो, बस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो जो स्टेटमेंट बन के आएगी वो गिवन स्टेटमेंट की डुअल स्टेटमेंट होगी, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर, और इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये समझाया? ठीक है। अच्छा, मेन चीज जो है ना, वो आगे जाओ, इसके आगे जो आ रहा है लास्ट पॉइंट, इनफैक्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव वाली जो चीज है ना, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन वगैरह जो पूछा जाता है, या लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट है P इंप्लॉइज Q, इसका कॉन्वर्स, इसका इनवर्स एंड इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्स देखो क्या बोला है कि P इंप्लॉइज Q का जो कन्वर्स है, दैट इज Q इंप्लॉइज P। इसका कन्वर्स हो जाएगा Q इंप्लॉइज P। ठीक है, Q इंप्लॉइज P कन्वर्स का मतलब एग्जैक्टली P की जगह Q की जगह P इंटरचेंज कर दिया। अब इसका इनवर्स, इनवर्स क्या है, जो गिवन है वो ऐसे रखो और उसका नेगेशन कर दो, दैट इज नेगेशन P इंप्लॉइज नेगेशन Q। ठीक है, और कॉन्ट्रापोजिटिव हमने पहले देखा था, नेगेशन भी करना और उल्टा भी करना, तो दैट इज नेगेशन Q इंप्लॉइज नेगेशन P। ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव है। और याद रखना, ऐसा नहीं कि इनकी भी ट्रुथ वैल्यू इनके बराबर है ना, ट्रुथ टेबल जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों का बराबर होगा आपस में, और किसी का बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखो, यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ quadrilateral is a square then it is rhombus। तो हमने इसके अंदर पी एंड क्यू स्टेटमेंट पहचान ली। अब इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है, क्यू एंड पी को इंटरचेंज कर दो, क्या बन जाएगा, इफ quadrilateral is a rhombus then it is a square। ये इसका कन्वर्स स्टेटमेंट आ जाएगा। इसका इनवर्स क्या होगा, जो भी पी एंड क्यू दे रखा है उसका नेगेशन कर दो। तो इफ quadrilateral is not a square then it is not a rhombus, ये हो जाएगा। एंड इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या जाएगा, अब नेगेशन करना और पोजीशन भी इंटरचेंज करनी है, तो इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस देन इट इज नॉट अ स्फीयर। इस तरीके से आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? राइट, इनके ऊपर
कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रावर्स, ये कंफ्यूज भी करते हैं, इनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट दी होती है, इसका कॉन्ट्रावर्स स्टेटमेंट क्या होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है। अगेन कन्वर्स के अंदर क्या होता है, पी एंड क्यू इंटरचेंज हो जाते हैं। इनवर्स के अंदर क्या होता है कि पी एंड क्यू वहीं पे रहेंगे, इनका नेगेशन हो जाएगा। एंड कॉन्ट्रापोजिटिव के अंदर क्या होता है, नेगेशन भी होता है एंड पोजीशन भी इंटरचेंज होती है। ये समझ में आया?